कोई बताएंगे मुझे? स्क्रीन, रिकॉर्डिंग और साउंड, तीनों चीजें क्लियर हैं? जल्दी बोलें। स्क्रीन, यस सर। रिकॉर्डिंग, साउंड, ठीक, ओके। देखिए भाई, जैसे कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था और लास्ट स्लाइड में हमने 5 क्वेश्चन दिए थे और उस क्वेश्चन का आंसर क्या देख लीजिए कि बायोजेनेसिस थ्योरी इज सपोर्टेड बाय। बायोजेनेसिस थ्योरी को कौन सपोर्ट करता है इसमें से? ठीक, तो कौन है इसमें? रेड्डी साहब हैं। रेड्डी, स्प्लांजिनी, लुइस पास्चर, पढ़े थे ना, ये थे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हम लोगों का? वॉन हेलमोंट सपोर्ट टू द। वॉन हेलमोंट क्या कहते हैं कि यदि पसीने से भीगे हुए शर्ट को गेहूं के भूसे के साथ रख दोगे तो 21वें दिन में हमारे पास माइस और गूज बर्ड बन जाता है, मतलब नॉन लिविंग मटेरियल से लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ए बायोजेनेसिस थ्योरी को सपोर्ट करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बायोजेनेसिस थ्योरी। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ऑफ लुइस पास्चर इज या फिर आर। लुइस पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट में मटेरियल के रूप में किसको यूज किया था? तो शुगर प्लस ईस्ट पाउडर प्लस वाटर यूज किया था, लेकिन हमारे ऑप्शन में शुगर प्लस ईस्ट पाउडर है। चलिए अगला, अकॉर्डिंग टू द ऑटोजेनेसिस थ्योरी बटरफ्लाई डेवलप फ्रॉम। बटरफ्लाई किससे बनता था? चीज यानी कि पनीर से बनता था बटरफ्लाई। अगला हमारा क्या था क्वेश्चन, देखिए 5वां नंबर, अकॉर्डिंग टू वॉन हेलमोंट माउस एंड बार्नेकल गूज बर्ड डेवलप एट ब्लैंक लिखा है फिर डेज। तो वॉन हेलमोंट की एक्सपेरिमेंट में कौन से दिन पर माउस और गूज बर्ड बने? तो कौन से दिन पे बने? 21st डे, 21वें दिन पे बने। ठीक है, तो ये रहा हमारे पिछले क्लास के प्रैक्टिस सेशन का 5 क्वेश्चन का आंसर। चलिए, तो अब आज की कहानी की शुरुआत करते हैं हम लोग। हमने एंशिएंट एंड मेडिवल बिलीफ्स पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे मॉडर्न हाइपोथेसिस। मॉडर्न हाइपोथेसिस में ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स भी है और इधर केमोजेनी, बायोजेनी एंड कोग्नोजेनी तीनों है। तो आज हम पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। देख लीजिए, मॉडर्न हाइपोथेसिस या इसको बोलते हैं बायोकेमिकल ओरिजिन। मॉडर्न हाइपोथेसिस बोलो या बायोकेमिकल ओरिजिन, ठीक। देखिए, एक साइंटिस्ट थे हेकल, अगर आपको याद होगा हेकल साहब क्या कहते थे। मैं थोड़ा सा पिछले स्लाइड की तरफ जाता हूं, देखिएगा। बस 1 मिनट वेट करेंगे। ये अर्नेस्ट हेकल दिख रहे, देखिए, ये मैकेनिस्टिक थ्योरी की बात करते थे और इसमें ये क्या कहते थे कि नॉन लिविंग मटेरियल से कोई क्रिस्टल लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है। तो नॉन लिविंग से लिविंग बना है, तो ये इनका मानना था कि ए बायोजेनेसिस मतलब नॉन लिविंग से लिविंग का बनना। ये अर्नेस्ट हेगल साहब का कहना था। चलिए अब आते हैं प्रेजेंट स्लाइड में। देखिए, द मॉडर्न हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज फॉर्मुलेटेड बाय हेकल्स, वही अर्नेस्ट हेकल थे, हु कंसिडर्ड दैट द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, कि सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म बना होगा, मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म वुड हैव जनरेटेड स्पॉन्टेनियसली, यानी कि ऑटोजेनेसिस, ठीक है ना, एट सम टाइम फ्रॉम सम इनऑर्गेनिक मैटर एज ए रिजल्ट ऑफ फॉर्मेटिव एक्शन ऑफ सम स्पेशल एक्सटर्नल लाइट। ये याद रखना, कुछ स्पेशल लाइट पड़े होंगे, कुछ कार्पस्कुलर रेडिएशंस पड़े होंगे, किसके? रेडियो एक्टिव एलिमेंट के। देख लीजिए, तो इनका कहना क्या था कि सबसे पहले इनऑर्गेनिक मैटर था पृथ्वी पर, उसके बाद ये देखिए सन दिख रहा है, सूर्य, इस सूर्य का कुछ स्पेशल रेडिएशन पड़ा होगा उसके ऊपर,
कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे, उसका कुछ रेडिएशन पड़ा होगा स्पेशल प्रकार का। ये इतना पढ़ने के बाद ये इनऑर्गेनिक मैटर में ये स्पॉन्टेनियसली यानी कि अपने आप कुछ बदलाव हुआ होगा, कुछ नया चीजें बनाए होंगे, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव एक्शन, क्योंकि फॉर्मेशन हो रहा है, बन रहा है कुछ चीजें ये। और इसकी वजह से सबसे पहले मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म बन गया होगा ये। तो नॉन लिविंग से इनऑर्गेनिक मैटर से हमारे पास ये नॉन लिविंग था, नॉन लिविंग से क्या बन गया, कह रहे हैं इधर लिविंग बन गया। ठीक है, तो अर्नेस्ट हैकेल साहब का कहना था कि प्रिमिटिव अर्थ में सबसे पहले इनऑर्गेनिक मटेरियल हुए होंगे, स्पेशल प्रकार के सनलाइट पड़े होंगे, स्पेशल प्रकार के रेडियो एक्टिव एलिमेंट के रेडिएशन पड़े होंगे, और एक ऐसा माहौल तैयार हुआ होगा कि सारे के सारे इनऑर्गेनिक मैटर आपस में जुड़ गए होंगे और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म का निर्माण किए होंगे। ठीक, ये अर्नेस्ट हैकेल का थॉट था। तो इस थ्योरी के बाद में धीरे धीरे करके अलग अलग साइंटिस्ट आए और सपोर्ट करते गए, सपोर्टेड बाय जॉन हेल्डन, अलेक्जेंडर इवानोविच ओपेरिन, स्टेनले मिलर, हैरोल्ड यूरे। ये सब नामी साइंटिस्ट ने अर्नेस्ट हैकेल की इस मॉडर्न हाइपोथेसिस को सपोर्ट भी किया। ठीक है, देखिए मॉडर्न हाइपोथेसिस में क्या क्या चीजें हमको आगे स्टडी करना है। तो सबसे पहले क्या स्टडी करना है देख लीजिए कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, दूसरा केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ जिसको आप केमोजेनिक कहते हो, अगला बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जिसको बायोजेनिक कहते हो, और तीसरा इवोल्यूशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ परसेप्शन, एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन जिसको आप कोग्नोजेनिक कहते हो। ये सब पढ़ना है, लेकिन फिलहाल आज के क्लास में हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके हम लोग। मैं सेव कर लेता हूं, अब तक करोगे थोड़ा सा बस। ठीक, चलिए ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हमारा हेडिंग होगा, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए उसको पूरे डिटेल से जानना है हमको, तो हमको 3 प्रकार के अलग अलग पॉइंट में स्टडी करना पड़ेगा। सबसे पहला बिग बैंग थ्योरी, दूसरा ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम एंड अर्थ, और तीसरा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब अर्थ में क्या पढ़ेंगे, बायोपोएसिस। बायोपोएसिस का मतलब होता है जीवन का बनना, ठीक है ना, बायोपोएसिस ये भी पढ़ेंगे, जीवन कैसे बना। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग बिग बैंग थ्योरी। बिग मतलब बड़ा सा, बैंग मतलब ब्लास्ट होना, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। इस थ्योरी का क्या क्या कॉन्सेप्ट है देख लीजिए। तो इस कमेंट को पूरा पढ़े हम लोग, उसके पहले थोड़ा सा ये 3 वैज्ञानिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एडविन हबल। एडविन हबल का क्या कहना है, देखिए अभी तक बिग बैंग थ्योरी आया नहीं है। एडविन हबल जो हैं ये 1920 में 2 इंपॉर्टेंट डिस्कवरी किए थे, या 2 इंपॉर्टेंट तथ्य पे बात की थे, कॉन्सेप्ट पे बात किए थे। कि उनका कहना था कि हम जिस गैलेक्सी में हैं, ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए आवर गैलेक्सी, ये हमारा गैलेक्सी है। भाई ढेर सारे गैलेक्सी, इतना गैलेक्सी हैं कि हम बता नहीं सकते, काउंट नहीं हमारे पास कितने गैलेक्सी हैं। देख लीजिए, ये हमारा गैलेक्सी है, बस इतना समझ लीजिए, हम यहाँ पर हैं। इस गैलेक्सी में कई सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम में एक किसी एक सोलर सिस्टम में अर्थ है, उस अर्थ में हम लोग बैठे हैं, यहाँ पर हम मौजूद हैं, बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो गैलेक्सी से आपस में एक दूसरे से दूर जा रही हैं, आप इस मेन गैलेक्सी को लेकर बात करिए, आप इस गैलेक्सी को लेकर बात करिए। उनका कहना है कि हम जो गैलेक्सी में है ना, हमारे पास में जो गैलेक्सी है, जैसे ये ए बी और सी, जबकि ये एक्स वाई और जेड दूर में है, तो हमारे पास में जो गैलेक्सी है उस गैलेक्सी की तुलना में हमसे जो दूर वाले गैलेक्सी हैं वो हमसे बहुत स्पीड से दूर भाग रहे हैं। ये दूर वाले, ये देखिए ये कितना स्पीड से दूर भाग रहा है।
हमसे बहुत स्पीड से दूर भाग रहे हैं, जबकि हमारे पास वाले गैलेक्सी हमसे दूर तो जा रहे हैं लेकिन धीरे धीरे जा रहे हैं। कुछ समझ में आया? इनका पहला कॉन्सेप्ट ये था। तो गैलेक्सीज फर्दर अवे फ्रॉम अस, गैलेक्सी हमारे जितने भी गैलेक्सीज हैं हम लोगों के गैलेक्सी से दूर भाग रहे हैं, आर रिसीडिंग फास्टर देन दोज नियर बाई, हमसे जो पास में गैलेक्सी है ना उनकी तुलना में दूर वाले गैलेक्सी हमसे बहुत तेज गति से भाग रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? ये गैलेक्सी बहुत तेज गति से भाग रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया जी? सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? तो एक चीज बताइए मुझे, चारों तरफ गैलेक्सी होगा ना ऐसे, तो चारों तरफ गैलेक्सी है भाई, हमारे चारों तरफ गैलेक्सी है ऐसे, तो चारों तरफ के गैलेक्सी अपने अपना हमसे दूर भाग रहे हैं, इसका मतलब ऐसे भाग रहे हैं, ऐसे देख लो, ये हमारे चारों तरफ से दूर भाग रहे हैं ऐसे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, धीरे धीरे फैल रहा है कि नहीं? बिल्कुल फैल रहा है। तो इसको क्या बोलूंगा मैं? द आइडिया ऑफ एन एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। उन्होंने इस यूनिवर्स के फैलने का जो आइडिया दिया वो एडविन हबल ने दिया 1920 में। बहुत सिंपल सी बात कहते हैं ये, एडविन हबल साहब 1920 में ये कहते हैं कि हम जिस गैलेक्सी में हैं, हमारे गैलेक्सी के आसपास जितनी गैलेक्सीज हैं वो धीरे धीरे हमसे दूर दूर हट रहे हैं। किसकी तुलना में? ऑलरेडी जो हमसे दूर गैलेक्सी है ना वो बहुत स्पीड से भाग रहे हैं हमसे दूर। क्लियर है? इसकी वजह से धीरे 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 ब्रह्मांड फैलते जा रहा है। ठीक, अभी तक बिग बैंग थ्योरी नहीं आया है। 1920 कट गया, समय चला गया, अब लगभग लगभग 10-11 साल में क्या हुआ? फिर देखिए अगले साइंटिस्ट आए, उनका नाम है जॉर्ज लेमाइटर। जॉर्ज लेमाइटर, ये 1931 में, मैं बोला ना 1920 के बाद 10-11 साल जोड़ दीजिए, 1931 में फर्स्ट प्रपोज्ड बिग बैंग थ्योरी। उन्होंने पहली बार बिग बैंग थ्योरी को प्रपोज किया कि कुछ ऐसी घटना घट रही होंगी। बिग बैंग थ्योरी क्या था मैं बताऊंगा आगे जाके। ये 1931 में इन्होंने बताया, बिग बैंग थ्योरी को प्रपोज किया, दुनिया के सामने लाया। लेकिन बेहतर तरीके से उसको डेवलप किसने किया, डिजाइन किसने किया? जॉर्ज गेमो। साइंटिस्ट कौन है? जॉर्ज गेमो। कब? 1940 में। यानी कि जब बिग बैंग थ्योरी दिया गया 1931 में, फिर लगभग 8-9 साल लगे उसको डेवलप करने में। जॉर्ज गेमो साहब ने क्या किया कि लेमैटर की जो थ्योरी थी यानी कि बिग बैंग थ्योरी को डेवलप किया, ये डेवलप किया और बोला कि सबसे पहला जो हमारा ब्रह्मांड था ना वो बहुत छोटा सा सघन एक स्फेयर था, गोला था। लेकिन अचानक से उसमें क्या हुआ? ब्लास्ट हुआ और उसके छिथड़े उड़ गए, टुकड़े टुकड़े हो गए ये, और इसी से हमारा पूरा ब्रह्मांड बना। समझ में आया ना? ब्रह्मांड आज जितना चमक रहा है चारों तरफ से वो इसी की वजह से है, क्योंकि इसके टुकड़े उड़ गए थे। तो सबसे शुरू में क्या था? बहुत छोटा सा स्फेयर था, गोला था, बहुत ठोस था, उसके अंदर एनर्जी बहुत भरी हुई थी। देख लीजिए क्या कहते हैं, द यूनिवर्स इनिशियली वाज ए स्मॉल स्फेयर, ये बहुत छोटा सा स्फेयर था। अब हाईली कंडेंस्ड मास ऑफ कॉस्मिक मैटर और एनर्जी, इसमें कॉस्मिक पदार्थ और एनर्जी बहुत सघन भरा हुआ था, डेंस सघनली भरा हुआ था। अचानक फटा एनर्जी ना तो सब तरफ छितरे उड़ गए। जिस प्रकार से छोटा सा एक एटम बम होता है, उसके अंदर बारूद, कंकड़, पत्थर, लोहे जो भरे होते हैं, बहुत डेंस भरे होते हैं, जैसे ही आप उसमें आग लगाते हो उसके अंदर का बारूद जो एनर्जी है वो एनर्जी फट रहा है तो सबके चिथड़े उड़ जाते हैं। बस ऐसे ही हमारा स्मॉल स्फीयर था, हमारा ब्रह्मांड इस प्रकार से मौजूद था पहले। तो फिर एडविन हबल का क्या रोल है इसमें? इन्होंने कहा था कि हमारा ब्रह्मांड धीरे धीरे फैल रहा है, तो फैलने का कारण क्या है? क्योंकि शुरू में जो स्मॉल स्फीयर था वो ब्लास्ट हुआ था, इसकी वजह से सब तरफ फैल रहे हैं ना धीरे धीरे ये। चलिए अब कमेंट पे आते हैं हम लोग, देखना। इन 1920s अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर, एक अमेरिका के एक खगोल वैज्ञानिक थे, एडविन हेवेल, मेड टू की डिस्कवरी। उन्होंने 2 पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था।
दैट प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर बिग बैंग थ्योरी दैट वाज, इनके जो 1920 में उन्होंने जो दो बातें कही थी, 2 पॉइंट पे बात किया था, वो बिग बैंग थ्योरी को बहुत सपोर्ट करता है। पहला क्या कहा था कि हमारी गैलेक्सी के आसपास की गैलेक्सी धीरे धीरे फैल रही है, किसकी तुलना में, हमसे जो दूर मौजूद गैलेक्सी है उनकी तुलना में, यानी कि हमसे दूर मौजूद गैलेक्सी बहुत फास्ट स्पीड से हमसे दूर भाग रहे हैं। दूसरा, द आइडिया ऑफ एन एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, इस प्रकार से धीरे धीरे हमारा ब्रह्मांड फैलते जा रहा है, ये बोला था 1920 में। अब आता है 1931 का समय, ये उसमें क्या हुआ, द बिग बैंग थ्योरी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय बेल्जियन फिजिसिस्ट, बेल्जियन के एक फिजिक्स के एक वैज्ञानिक थे, और वो कैथोलिक प्राइस्ट भी थे, वो चर्च में पादरी भी थे, जिसको फादर कहते हो, जॉर्ज लेमाइटर, इन 1931 उन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया, बिग बैंग थ्योरी को। उसको डेवलप किसने किया, दिस लेमाइटर थ्योरी, लेमाइटर यानी कि बिग बैंग थ्योरी, ठीक है ना। दिस लेमाइटर थ्योरी इज डेवलप बाय एन सोवियत या अमेरिकन फिजिसिस्ट, एक अमेरिका के या सोवियत संघ जिसको बोलते हो आप, के एक जो फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, जिसको आप कॉस्मोलॉजिस्ट भी कह सकते हो, ब्रह्मांड विद जिसको कह सकते हो, जॉर्ज गेमो, डॉक्टर जॉर्ज गेमो, उन्होंने 1940 में इसी बिग बैंग थ्योरी को डेवलप किया विद हिज स्टूडेंट, अपने बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ। अब बोला कि द यूनिवर्स इनिशियली वाज ए स्मॉल स्फीयर ऑफ ए हाईली कंडेंस मास ऑफ कॉस्मिक मैटर एंड एनर्जी, कि हमारा ब्रह्मांड शुरू में बहुत सघन से भरा हुआ एनर्जी और कॉस्मिक कॉस्मिक पदार्थों से भरा हुआ, एनर्जी से भरा हुआ छोटा सा गोला है था, अचानक से ब्लास्ट हुआ, उसके चिथड़े उड़ गए, ये बिग बैंग थ्योरी में बोला गया। देखिए, ये मान लीजिए हमारा स्मॉल स्फीयर था, ये स्मॉल स्फीयर था, ये चिथड़े उड़ गए भाई, देख लीजिए सबके टुकड़े टुकड़े हो गए, ये बहुत सारे टुकड़े बने, ठीक। यहां पर ब्लास्ट हुआ, बिग ब्लास्ट, यानी कि बिग बैंग। ब्लास्ट हुआ, जो भी हुआ, समय कटा, कुछ समय देख पा रहे हो, ये हमारा प्रेजेंट डे है। तो आज अगर हमारा प्रेजेंट डे है, आज हमारा प्रेजेंट डे, अर्थ, हम जिस पृथ्वी पर हैं, अब बस ये समझ लीजिए, इसमें से किसी एक को ले लेता हूं, इसमें से किसी एक टुकड़े से किसी न किसी तरीके से क्या बना होगा, हमारा पृथ्वी बना होगा, और हमारा पृथ्वी आज मौजूद है। तो आज से कितने साल पहले ये बिग ब्लास्ट हुआ होगा, बिग बैंग चला होगा, तो लगभग 10 से 20 बिलियन ईयर एगो। तो यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो सफर रहा है, ये 10 से लेकर के 20 बिलियन ईयर एगो ये ब्लास्ट हुआ था, इसको एवरेज में 15 मानते थे, 15 बिलियन ईयर एगो। तो पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कब हुआ बोलने पर, आज से लगभग 10 से 20 बिलियन साल पहले। और उसमें जो सबसे पहला कोई एटम बना होगा, उसका नाम था हाइड्रोजन। सबसे पहला जो बना वो क्या था, हाइड्रोजन, यहां से बना होगा हाइड्रोजन, ये, ठीक है। और धीरे धीरे करके सभी प्रकार के एलिमेंट बनते गए, और फिर धीरे 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 देखो, कई समय गुजरने के बाद, लगभग 15 से 20 बिलियन साल गुजरने के बाद आज हम इस धरती पर बैठे हैं, ठीक है। सुन पा रहे हो कि नहीं जी आप लोग, सुन पा रहे हैं कि नहीं आप लोग, यस सर। ठीक, देख लीजिए, दिस एक्सप्लोडेड बोल रहा है, ये जो फट गया, इन ए बिग बैंग, बहुत बड़ा ब्लास्ट जो हुआ, कब हुआ, अबाउट 10 to 20 बिलियन ईयर एगो, यानी कि 15 बिलियन ईयर पहले, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली एवरेज माने तो 15, टू फॉर्म हाइड्रोजन एट फर्स्ट, सबसे पहले हाइड्रोजन बना, एंड देन इवेंचुअली फॉर्म्ड ऑल द गैलेक्सीज एंड स्टार, उसके बाद बाकी सब धीरे धीरे करके धीरे सब बन गए। देयर आर स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर द बिग बैंग थ्योरी, हमारे पास बिग बैंग थ्योरी के बड़े बड़े प्रमाण हैं, धीरे धीरे करके आते जाएंगे, हम धीरे धीरे करके पढ़ते जाएंगे, ठीक है।
बाकी लगभग 10 से लेकर 20 बिलियन साल पहले ये जो स्मॉल स्फीयर था, जिसके अंदर कॉस्मिक मैटर डेंस भरा हुआ था, डेंस कॉस्मिक मैटर, कॉस्मिक मैटर प्लस डेंस एनर्जी भरी हुई थी, और इसके फटने पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, तो इतने टुकड़े हो गए, इसके चिथड़े हो गए। ठीक है ना, ये था हमारा स्मॉल स्फीयर, ये ठीक है। चलिए इसको समझाने के लिए आप देख लीजिए कि मान लीजिए कि ये हमारा पहले स्मॉल स्फीयर था, थोड़ा सा मैं बड़ा बड़ा ताकि लिख पाऊं। ये मान लीजिए स्मॉल स्फीयर था, समझाने के लिए बस ये डायग्राम है। अचानक से ब्लास्ट हुआ तो चारों तरफ चिथड़े उड़ गए, देखिए दिख रहे हैं ना, और ये चिथड़े धीरे धीरे फैल रहे हैं। इस प्रकार से ब्रह्मांड धीरे धीरे फैल रहा है, और आज से 10 से लेकर के 20 बिलियन साल पहले ये ब्लास्ट हुआ था। चलिए आगे डायग्राम देख लीजिए। अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं, अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा समझने का प्रयास करें, तो मान लीजिए स्मॉल स्फीयर यहां पर है सबसे शुरू में, ये चारों तरफ फैल रहा है भाई, ये चारों तरफ ऐसे फैल रहा है, एक तरफ केवल समझाने के लिए दिखाया गया है, ये चारों तरफ ऐसे, ठीक है ना। चलिए यहां पर हमारा स्मॉल स्फीयर है, ये स्मॉल स्फीयर में क्या भरा होता है बोला मैं, ये कंडेंस्ड होता है। कंडेंस्ड क्या होते हैं, इसमें क्या पाई जाती है कंडेंस्ड के फॉर्म में, कॉस्मिक मैटर प्लस एनर्जी, और चारों तरफ फटने के बाद चारों तरफ फैलता है, इसका याद रखना। मैं बोला अभी ब्लास्ट हुआ, अब ये भी ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के तुरंत पश्चात, तुरंत मतलब 1 सेकंड भी नहीं लग रहा बोल रहा हूं ना, उसके पश्चात, जैसे यहां पर समय दिखाएगा, देखिए 10⁻⁻43। समझने के लिए कैसे होगा देखिए, तो अगर मैं कहीं पर लिखूं 10⁻⁻43, अगर मैं सॉल्व करते जाऊं तो क्या लिखूंगा, 1/10⁻43। भाई बटे के नीचे वाले वैल्यू को ऊपर ले जाऊं तो घात में माइनस हो जाता है, फिर नीचे ले आऊं तो माइनस वाला चिन्ह हट जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं ना, ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये इतना सेकंड है ना, ये याद रखना, ये इतना सेकंड की बात कर रहा है, ये इतना सेकंड, सेकंड नहीं, इतना सेकंड की बात कर रहा है। बस इस कॉन्सेप्ट समझिए, याद मत रखना यहां पर कुछ भी। इतना सेकंड बाद ब्लास्ट जैसे हुआ तो 1/10⁻43 सेकंड के बाद की बात कर रहा है। इसमें और चाहूं तो क्या लिखूं, इसका मतलब ये क्या है समझ लीजिए कि 1/10⁻43। आप ये समझ लीजिए कहीं पर 10 का घात 2 होता है, उसका वैल्यू आप 1 लिख के 2 शून्य जोड़ देते हो। ऐसे यहां पर मैं लिखो 1 लिख के कितना शून्य जोड़ दूं, 43 शून्य, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43। आप समझ लीजिए मैं 43 को शून्य जोड़ा हूं। अब इकाई दाही सैकड़ा हजार पीछे से पढ़ते आइए, आप काउंट भी नहीं कर पाओगे इतना दूर तक। समझ में आया ना, हमको आता ही नहीं उतना काउंट करना। इतना बोल रहा है डाटा है, इतना सेकेंड बोला है, ये समझिए मेरी बात को। ये इतना सेकेंड मतलब कि 1 सेकेंड, इस 1 सेकेंड के, इस 1 सेकेंड को मैं इतने टुकड़े में डिवाइड करूंगा, और उसमें को कोई एक पार्ट, अगर मैं बोलता हूं कहीं कहीं पर ये बोलता हूं कि 100 में से 1, मतलब किसी चीज को 100 टुकड़े करूंगा, उसमें से 1 टुकड़े की बात कर रहा हूं। ऐसे मैं 1 सेकेंड को इतना टुकड़े कर रहा हूं, 10 का घात 43 टुकड़े कर रहा हूं, उसमें से 1 टुकड़ा कितना समय होगा, वही बोल रहे हैं समय यहां पर। तो 1 सेकेंड का इतना टुकड़े का 1 भाग बोल रहे हैं ना, तो कितनी छोटी वैल्यू है बताइए आप, समझ पा रहे हैं ना। 1 सेकेंड नहीं बोल रहा हूं, 1 सेकेंड को इतने टुकड़े में तोड़ो, उसका 1 भाग बोल रहे हैं। तो बहुत ही कम समय,
मतलब अभी जैसे ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के तुरंत बाद देख रहे हो तो कितना टेम्परेचर है देखो उस समय, 10⁻32 डिग्री केल्विन है। ये किसमें है? ये केल्विन में है, इतना टेम्परेचर है। जैसे धीरे 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 समय कटते जाएगा, देख लो, 10⁻−34 -10, फिर 1 सेकेंड आ गया। इसका मतलब ये 1 सेकेंड से सब छोटे हैं इधर वाले, सबसे छोटा वैल्यू ये है, इससे थोड़ा सा वैल्यू ये है, इससे थोड़ा सा वैल्यू ये है, और 1 सेकेंड ये है, और यहाँ पर 3 मिनट है। समझ में आया ना? इतने में ही टेम्परेचर में क्या फर्क पड़ रहा है देखिए। जैसे ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के 10⁻⁻43 सेकेंड में 10⁻32 केल्विन था टेम्परेचर उस समय का। 10⁻−34 सेकेंड में 10⁻27 डिग्री केल्विन था। फटने के 10⁻−10 सेकेंड के बाद 10⁻15 डिग्री केल्विन था। ऐसे धीरे धीरे देखते हो 10⁻10, 10⁻9, फिर 8000 डिग्री, फिर केल्विन है ना ये। फिर धीरे धीरे कहने का मतलब क्या हो रहा है कि इधर टेम्परेचर धीरे 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 यहां तक क्या हो गया, ये सब केल्विन में चल रहा है, कम होते जा रहा है। समझ रहे हैं ना? यहां तक ठंडा हुआ, ये कूल डाउन होते जा रहे हैं। यहां से पर गर्म था, धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब शुरू में ब्लास्ट हुआ तो बहुत गर्मी था, धीरे 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 गर्मी क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम होते जा रहा है। फिर एक समय ऐसे भी आएगा जब पृथ्वी बनेगी, फिर टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ते जाएगा। जब सूर्य बनेगा, तो अभी सूर्य बना नहीं है, फिर धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। तो इस डाटा को बिल्कुल याद नहीं करना है आपको, बस इतना समझ लो कि जैसे ब्लास्ट हुआ तो टेम्परेचर ज्यादा था, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर कम होते गया, फिर जब सोलर सिस्टम बनेगा धीरे धीरे फिर टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। चलिए, तो अब यहां पर एक डाटा देखिए कि 1,000,000,000 या 1 बिलियन ईयर साल बाद ब्लास्ट होने के 1 बिलियन ईयर में देखोगे तो सबसे पहला गैलेक्सी बना, और ब्लास्ट होने के लगभग 15 बिलियन ईयर बाद देखोगे तो हमारा मॉडर्न यूनिवर्स है आज। तो आज से लगभग कितने साल पहले ब्लास्ट हुआ था? 10 से लेकर 20, यानी कि एवरेज में 15 बिलियन साल पहले लगभग ब्लास्ट हुआ था। और आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये जो बैठे हुए हैं ना हम लोग, देखो ये डायग्राम बैठा हुआ दिखा रहा है, ये आज का समय है। तो इसमें कुछ भी रटना नहीं है आपको, बस ये याद रखना कि जैसे ब्लास्ट हुआ टेम्परेचर ज्यादा था, धीरे धीरे कम होता गया, कम होता गया। फिर जब हमको सोलर सिस्टम बनाना है, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, फिर धीरे धीरे पृथ्वी बनने के बाद फिर कम होते जाएगा, ये कम ज्यादा चलता रहेगा। चलिए अगला देखिए, ये हमारा सोलर सिस्टम। तो ब्लास्ट वाला समझ में आया कहानी? ये देखिए, तो सबसे पहला बिग बैंग थ्योरी, फट गया हमारा जो स्मॉल स्फीयर था शुरू में। उसके बाद हमारा सोलर सिस्टम कैसे बनेगा देख लीजिए। अब ये सोलर सिस्टम कैसे बनेगा देखिए, मैं फिर बोल रहा हूं, देखिए डायग्राम देखिए, यहां पर स्मॉल स्फीयर है, स्मॉल स्फीयर। मैं पहले बोला हूं हाईली कंडेंस है, हाईली कंडेंस किसकी, क्या कंडेंस भाई इसमें? कॉस्मिक मैटर, कॉस्मिक मैटर प्लस एनर्जी। याद रखना, छोटा एटम बम जैसे होता है वैसे ही होता है, बहुत कंडेंस रहता है, घना रहता है, आग लगाओ फट जाता है। तो जब पहली बार बिग बैंग हुआ, फटा, ये आज से लगभग 10 से 20 बिलियन ईयर साल पहले बोलूं, या फिर एवरेज में 15 बिलियन ईयर साल पहले, जैसे ही फटा, ये फटने के बाद इसके चिथड़े उड़ गए थे, तो प्रत्येक चिथड़े को बोला गया नेबुला। एक एक को नेबुला गया, एक साथ सबको नेबुली बोला गया, नेबुली, एक एक सिंगल को नेबुला बोला गया। ठीक, तो कई नेबुला बने,
हमको पता नहीं है ना, मैनी कई बने हैं, हमको पता नहीं कितना है, कोई काउंट नहीं है इसका। फिर क्या हुआ समय के साथ, इसमें से नेबुला धीरे, अभी गर्म था बहुत, फिर धीरे 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 नेबुला क्या हो गया, ठंडा हो गया। तो उसमें से मैं एक नेबुला की बात कर रहा हूं, ये सिंगल नेबुला, एक नेबुला अभी शुरू में ठंडा हो चुका है ना, कोल्ड है, पहले गर्म था धीरे धीरे ठंडा हो गया, अब मैं बोला ये कोल्ड था। अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये नेबुला अचानक से अब एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगा, एंटी क्लॉक बोले काउंटर क्लॉक, घड़ी की विपरीत दिशा में धीरे धीरे घूमने लगा। देखिए अब चूंकि घड़ी तो ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, उसका उल्टा घुमा हुआ, देखो ये घूमने लगा। जब घूमने लगा तो बहुत सारे वहां के डस्ट भी साथ में घूमने लगे। जब बहुत सारे डस्ट साथ में घूमने लगे तो समझ लीजिए पूरा इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर घूम रहा है आपस में। ठीक, पहले क्या होता था, ट्रैक्टर में जब धान मिसाई करते थे कोठार में, तो धान को रख देते थे बीच में और ट्रैक्टर घूम घूम के मिसाई करता था, तो ट्रैक्टर के साथ में पूरा वहां का डस्ट भी साथ में घूमता था। बस ऐसा यहाँ पर पूरा धुर्रा धुर्रा हो गया, समझ लीजिए सब तरह पूरा क्लाउड जैसा बन गया है, जिसका कॉस्मिक डस्ट और कुछ गैसेस साथ में घूम रहे हैं। ठीक, तो यहां पर मैं लिख दूं कॉस्मिक डस्ट प्लस कुछ गैसेस साथ में घूम रहे हैं। घूमने के बाद अब क्या हुआ, देखिए ध्यान से, ये जो डस्ट घूम रहे हैं ना, वो डस्ट धीरे 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 अब यहां से अलग होते जाएंगे ऐसे, एक एक टुकड़े के रूप में, और खुद ठोस होते जाएंगे, ऐसे ऐसे अलग होते जाएंगे, ठोस होते जाएंगे, और ये भी इनके साथ में घूमने लगेगा ऐसे ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा ऐसे। और ये सब ग्रह बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ग्रह, प्लेनेट, और बीच में जो कंडेंस हो जाएगा वही सूर्य बनेगा, सन। समझ में आया ना, यानी कि एक नेबुला के कंडेंस होने पर, मैं क्या बोला कि एक नेबुला के, नेबुला दिख रहा देखिए, ये जो कोल्ड था पहले धीरे धीरे घूमना शुरू किया, चारों तरफ कॉस्मिक डस्ट भी घूमते गए, अपने साथ ढेर सारे डस्ट घुमाया, उसमें से कुछ डस्ट आपस में मिल करके बड़े बड़े ग्रह जैसे संरचना बनाए, और वो फेंकाते गए धीरे धीरे। और इस प्रकार से आज आप देखोगे तो आज आपको इस प्रकार का हमारा पूरा सोलर सिस्टम दिखेगा। ये देखिए बीच में हमारा सूर्य होगा, उसके चारों तरफ 8 ग्रह होंगे। याद रहे पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन एक को ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया गया है, अब केवल 8 बच गए हैं। इस प्रकार से घूम रहे हैं, ये समझ लीजिए आप। ठीक, तो यहां पर कैसे घूम रहा है भाई, ये कॉस्मिक डस्ट सब क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है, घूम रहा है चारों तरफ। ठीक है ना, चलिए मैं यहां पर लिख दूं, अलग कलर से लिख देते हैं, रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बोलो, क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, समझ में आएगा नहीं ये, हाँ या ना, कुछ तो बोले। एक नेबुला से हमारा ये सोलर सिस्टम बना, एक नेबुला से हमारा एक सोलर सिस्टम बना। तो ऐसे कितने सारे नेबुला है भाई, तो कितने सारे नेबुला है, अनगिनत है, तो उन सब से सोलर सिस्टम बना होगा। ठीक है, तो हम पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही सोलर सिस्टम मानेंगे क्या, नहीं भाई, ढेर सारे हैं। ठीक है, समझ में आया कहानी। यस सर। ठीक, तो अब ये बताइए, ये प्रेजेंट डे है, चल रहा है आखिर लास्ट वाला ये सोलर सिस्टम बना, बोल रहा हूं मैं,
तो यहां से लेकर यहां तक, इसके फटने से लेकर के इस प्रेजेंट डे तक का समय क्या रहा होगा? आज से कितने साल पहले फटा होगा ये? बताओ जल्दी। 10 से लेकर 20 बिलियन ईयर एगो, या मैं क्या बोलूं, अप्रोक्सीमेटली 15 बिलियन ईयर एगो। ये ठीक है, ये हमारा डाटा हो गया। तो आज से कितने साल पहले हमारा सोलर सिस्टम बना होगा लगभग? बताएं। 5 से 6 बिलियन ईयर एगो। यहां से यहां तक समझ लीजिए आप, ये जो घूमना शुरू हुआ था, ये सोलर सिस्टम बना है यहां से, तो 5 से 6 बिलियन ईयर एगो हमारा सोलर सिस्टम बना है। कहानी समझ में आया? ये कमेंट पढ़ो क्या, देख लीजिए। क्योंकि नेबुला से हमारा सोलर सिस्टम बना है, इसलिए उसको बोलते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। क्या कहते हैं इसको हम लोग? नेबुलर हाइपोथेसिस। अब देखिए, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम बन गया। सोलर सिस्टम कैसे बना देखिए। नेबुलर हाइपोथेसिस क्या कहता है हमको? इसको दिया था किसने? प्रपोज्ड बाई इमैनुअल कैंट, साइंटिस्ट थे। 1753 में इन्होंने दिया था। फॉर ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड सोलर सिस्टम, पृथ्वी का निर्माण और हमारे सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में इन्होंने बताया था। उनका क्या कहना है? अकॉर्डिंग टू नेबुलर हाइपोथेसिस, अबाउट 10 to 20 बिलियन ईयर एगो, 10 से 20 बिलियन साल पहले, आज से ना, कॉस्मोस वाज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्फीयर। हमारा पृथ्वी जो है वो, हमारा जो ब्रह्मांड था पहले, वो एक छोटी सी सघन गोला जैसा संरचना था, ऑफ हाईली कंडेंस मास एंड कॉस्मिक मटेरियल। बहुत कंडेंस मास था, कॉस्मिक मटेरियल भरे हुए थे, एनर्जी भरा हुआ था। विद ए बिग बैंग इट एक्सप्लोडेड इनटू न्यूमरस पीसेस कॉल्ड नेबुली। वहां पर अचानक ब्लास्ट हुआ और कई सारे उसके टुकड़े बन गए, प्रत्येक टुकड़े को नेबुला बोला गया, एक साथ नेबुली बोला गया सबको। ठीक है ना। ये जो नेबुली शब्द है, ये क्या है बोलने पर? उसका बहुवचन है, सबके लिए है। सिंगुलर के लिए नेबुला, प्लूरल के लिए नेबुली। अगला, आवर सोलर सिस्टम ओरिजिनेटेड फ्रॉम वन पीस ऑफ नेबुली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा सोलर सिस्टम कितने नेबुला से बना है बोलने पर? एक ही नेबुला से बना है। ठीक है ना। और सोलर सिस्टम एक ही नेबुला से बना हुआ है। आवर सोलर सिस्टम, सन, अर्थ एंड ऑल अदर प्लैनेट्स arose together at the same time and from a common source about 5 to 6 बिलियन ईयर एगो। आज से लगभग 5 से 6 बिलियन ईयर साल पहले हमारा सूर्य और सूर्य के साथ साथ बाकी उस समय के 9 ग्रह और आज के समय के 8 ग्रह, ये सब इकट्ठा एक साथ लगभग एक ही समय पर बने हुए हैं। कैसे करके बने हैं? फ्रॉम ए ह्यूज स्पाइनिंग क्लाउड ऑफ कॉस्मिक डस्ट। ये जो कॉस्मिक डस्ट थे, इनके कंटिन्यूअसली घूमने पर, स्पाइन होने पर, चक्र काटने पर ही इनका निर्माण हुआ है। ये कॉस्मिक डस्ट और कॉस्मिक गैसेस के स्पाइन होने पर, रोटेट होने पर ही ये बने हैं। यहां पर मैं स्पाइन लिख दे रहा हूं मैं इसको ना, स्पाइनिंग। ये स्पाइनिंग या रोटेट होने पर ही बना हुआ है। कॉस्मिक डस्ट एंड गैस बोला है। नेबुलर हाइपोथेसिस, ये तो है हमारा नेबुलर हाइपोथेसिस कि एक नेबुला से हमारा एक सोलर सिस्टम या सौर मंडल बना हुआ है। ऐसे कितने नेबुला बने हैं कोई काउंट नहीं है, तो उतना सोलर सिस्टम बने होंगे आप मान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अब। ये देखिए भाई, ये सूर्य और बाकी के बाकी 9 ग्रह आपको दिखाया गया है। मैं एक एक करके पढ़ दे रहा हूं ग्रह के नाम। सबसे पहला बुध, जिसको मरकरी के नाम से जानते हो। अगला शुक्र, विनस के नाम से जानते हो। अगला पृथ्वी, अर्थ के नाम से जानते हो। अगला मंगल ग्रह, मार्स के नाम से जानते हो। अगला बृहस्पति, जुपिटर के नाम से जानते हो। अगला शनि, सैटर्न के नाम से जानते हो। अगला अरुण, यूरेनस के नाम से जानते हो। अगला वरुण, नेपच्यून के नाम से जानते हो। अगला यम, प्लूटो के नाम से जानते हो। लेकिन यम या प्लूटो बोलूं, अब ये
ग्रह की कैटेगरी में, प्लेनेट की कैटेगरी में नहीं है, इसे उसको हटा दिया गया है। अब टोटल कितने प्लेनेट हो गए? टोटल जो 9 थे वो 8 प्लेनेट्स हो गए। ठीक है, देखना पिछले स्लाइड में कहीं पर मैं यदि प्लेनेट को स्पेलिंग PLANETES कर दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप सुधार लेना उसको, है ना, वास्तव में ये उसका स्पेलिंग होता है। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए ये 9 ग्रह जो बनाया गया है, सूर्य से इनकी दूरी यही है। तो सूर्य के सबसे पास में कौन है? बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। याद कैसे करना है? आपको सीक्वेंस याद रखना है। तो अंग्रेजी हिंदी वाला पढ़े देख लेते हैं। हिंदी के सभी अक्षर को एक एक करके सामने लिख दीजिए, तो क्या होगा देखिए जो बनेगा हमारा। देखिए बू सुप्रीम बिस अब, याद करने का तरीका है, कहीं किसी बुक में लिखा नहीं होगा, आप अपने मर्जी से जिस भी फार्मूला से याद करते हैं कर लें। बाकी मैं जो बोल रहा हूं ये फार्मूला है, आप इससे याद कर लें। बु सुप्रीम ब्रिस अब, याद हो जाएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति, फिर शनि अरुण वरुण। ठीक है ना, ये बु सुप्रीम ब्रिस अब याद रख लेना। या अंग्रेजी में याद करना चाहते हो तो देख लीजिए, ये लिखा है MVEMJSUN। तो कैसे याद करना? मैं इसको एक सेंटेंस दे दिया हूं, मेरा भी इमरजेंसी है जरा सुन। मेरा भी क्या? MV, EMJ का इमरजेंसी, जे में इमरजेंसी में जी होता है पहले, यहां पर जे याद करने के लिए, मेरा भी इमरजेंसी है जरा सुन, SUN, है ना। तो ये ऐसे याद करने के एक फार्मूला है, बस केवल याद करने के लिए है, आप जैसे मर्जी चाहो ऐसे याद करो, है ना। तो यहां पर बड़े बड़े अक्षर देख लीजिए, मेरा में एम बड़ा अक्षर है, भी में भी, मेरा भी इमरजेंसी है। तो यहां पर देखिए EM और जे का, यहां पर जो जी लिखा है उसका जे मान लीजिए आप। ठीक है, तो मेरा भी इमरजेंसी है जरा सुन में SUN। ठीक है ना, बस अब जैसे याद करो कर लो, आपकी मर्जी है। बाकी थोड़ा आसान हो जाएगा, कि मैं थोड़ा सा एक कुछ दिखाने का प्रयास किया हूं। आप सीधा सीधा भी याद कर सकते हैं ऐसे, MVEMJSUN, MVEMJ सुन, बस MVEMJ सुन। ठीक है, अब जैसे याद करो, याद रख पाओ बस। तो ये हमारे 8 ग्रह हो गए। अब आते हैं, देखिए ये 8 ग्रह है, लेकिन याद रखना ये एक लाइन में जो दिख रहा है ये मत सोचना सब एक लाइन में घूमते रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इनका अलग अलग अपना स्पीड है, और खुद के अक्ष पर अलग अलग स्पीड से घूम रहे हैं, सूर्य के चारों तरफ अलग स्पीड से घूम रहे हैं। तो ऐसा बहुत कम चांस है, करोड़ों अरबों साल में एक बार ऐसा चांस होता होगा कि सभी के सभी ये 8 ग्रह एक लाइन में आते होंगे, है ना, वरना बहुत मुश्किल है। सबकी अपनी स्पीड है, सबका अपना क्या बोला जाए, सूर्य के चारों तरफ की स्पीड अपनी अलग है, खुद की एक्सिस में रोटेट होने की स्पीड अलग है। ठीक, चलिए देखिए, जो खुद के एक्सिस पर रोटेट कर रहा है उसको मैं बोलता हूं रोटेशन। ठीक, और जो सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है ऐसे, जब वो चारों की तरफ घूम रहा है वो अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है, सर्कल मार रहा है, चक्र मार रहा है, चक्कर मार रहा है, ऑर्बिट सूर्य के चारों तरफ उसकी कक्ष में, वो अपने कक्ष में घूम रहा है ऐसे। तो अपनी एक्सिस में घूमना वो अलग है, और सूर्य के चारों तरफ घूमना वो अलग है। तो दो दो प्रकार की मूवमेंट चलती रहती है, इसको याद रखना। ये सूर्य है भाई, देख लीजिए पूरा सौर मंडल, ये एक सौर मंडल है ना। और याद रखना सूर्य जो बोल रहा हूं, अब तक बोल रहा हूं मैं, सूर्य एक तारा है बस। सन बोल रहा हूं, सूर्य बोल रहा हूं, सूर्य केवल एक तारा है, स्टार है, स्टार। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अब ये देख लीजिए कि हमारा सौर मंडल वास्तव में बना कैसे, बनने के पीछे की कहानी क्या है, उसको जानने के लिए थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। आप ये समझ लीजिए कि अभी अभी वो स्मॉल स्फीयर ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट होने के बाद हमारे पास जो डायग्राम दिख रहा है वो डायग्राम ये है। ये देखिए भैया,
स्मॉल स्फीयर है। अब चूंकि बिग बैंग हुआ, यहां पर नेबुला बनेगा, ये नेबुला बना, सोलर नेबुला आफ्टर बिग ब्लास्ट या बिग बैंग। इसके फटने के बाद, स्मॉल स्फीयर के फटने के बाद ये नेबुला बना, ये एक नेबुला है। ऐसे कितने नेबुले हैं पता नहीं है, ये सिंगल नेबुला। ये हो गया। मैं क्या बोला, सिंगल नेबुला। ठंड जब पहले गर्म था, फटने के बाद धीरे धीरे ठंडा हुआ। अब मैं बोला ये कोल्ड है, अभी ठंडा है। ठंडा होने के बाद धीरे धीरे रोटेट होना शुरू होता है, बोल रहा हूं मैं, स्पाइनिंग स्टार्ट हो गया, घूमना शुरू हो गया। कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा बोल रहा हूं मैं। चलिए भाई घुमा देते हैं इसको। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखिए। ये जब ऐसे घूम रहा होता है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं स्पाइनिंग स्टार्ट। स्पाइनिंग स्टार्ट, ये स्टार्ट हो गया। अब मुझे ये बताइए, जब घूमते रहेगा तो पूरा एक ऐसा लगेगा कि पूरा एक धुर्रा धुर्रा हो गया, पर धूल डस्ट सब ब्रह्मांड के जो धूल है सब घूम रहे हैं, समझ लीजिए इधर साथ में। तो पूरा क्लाउडी एक बादल घूम रहे जैसे दिखेगा आपको। तो इस स्पाइनिंग क्लाउडी मास, ये हो गया क्लाउडी मास। इसमें क्या होगा देखिए, तो कुछ मटेरियल अंदर की तरफ कंडेंस हो जाएंगे। अंदर मतलब सेंटर में, यहां पर कुछ मटेरियल यहां पर क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे यहां पर, यहां पर। ठीक, जो अंदर तरफ रहेंगे, अंदर तरफ के घेरे में रहेंगी, सेंटर के पास में रहेंगी, वो अंदर की तरफ कंडेंस होके एक सेंट्रल पॉइंट बनाएंगे। चलिए देख लेते हैं। तो some material condensed at the central point and form central mass, और अंदर इकट्ठा हो जाएंगी। इकट्ठा होने के बाद अंदर एक, क्या बोलना चाहिए, उसका एक वजन बनेगा, उसकी वेट बनेगी, जिसको मैं, और उसका वजन को क्या बोलूंगा, सेंट्रल मास। इस पूरे जो क्लाउड बादल घूम रहे हैं ना, स्पैनिंग हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉक या काउंटर क्लॉकवाइज जो रोटेशन हो रहा है, स्पैनिंग हो रही है, उसकी वजह से बीच में मटेरियल कुछ इकट्ठा हो जाएंगे। इकट्ठा हो जाएंगे, वो सेंट्रल मास बनाएंगे। और वही जो सेंट्रल मास बनाएंगी, वही तो है प्रिमिटिव सन, सबसे पहले का सूर्य। देख लीजिए, ये सेंट्रल मास, यही क्या जाएगा, क्या बनाएगी, आगे क्या बनाएगी भाई, देखिए ये आगे जाके क्या बनाएगी, प्रिमिटिव सन। ये प्रिमिटिव सन कैसा होगा, जो शुरू में सूर्य बनेगा, वो बहुत ही हॉट और बहुत ही चमकता हुआ दिखेगा। ऐसा क्यों होगा बताता हूं मैं, देखिए ये कैसा होगा, बहुत ही हॉट दिखेगा एंड ब्राइटर। रुकिए, मैं थोड़ा सा स्मॉल लेटर में लिख देता हूँ ना, हॉट प्लस ब्राइटर।
ये होगा, बहुत गर्म होगा और चमकता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसके जो सेंट्रल मास में जो ग्रेविटेशनल एनर्जी होता है ना, उसका जो अपना एक एनर्जी होता है, वो एनर्जी धीरे धीरे हीट एनर्जी के रूप में बदल रहा होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ conversion of gravitational energy into heat energy। उनके अंदर का ग्रेविटेशनल एनर्जी हीट एनर्जी के रूप में जब बदलेगा ना, तो गर्म हो जाएगा और चमकीला दिखने लगेगा। ठीक, इस प्रकार से देखिए, ये अंदर धीरे धीरे क्या बन जाएगा, सबसे सेंटर भाग पर सूर्य बन जाएगा। ये चलिए मैं जूम कर रहा हूं, देखिए ये बीच में सूर्य बन जाएगा, और यहां से जो डस्ट घूम रहे थे उनके साथ में चारों तरफ, वो डस्ट भी आपस में कुछ इकट्ठा होते जाएंगे, बड़े बड़े गोले बनाएंगे वो लोग भी, और ये गोले क्या कहलाएंगे, एक एक ग्रह कहलाएंगे। और इस प्रकार से पूरा सोलर सिस्टम तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से उस समय लगभग 8 सोलर सिस्टम बने, 9 बने, अभी के लिए 8 है। वो एक को हमने हटा दिया, प्लूटो को, यम को जिसको बोलते हो आप। ठीक, तो इस प्रकार से स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ आवर सोलर सिस्टम, इस प्रकार से हमारा सोलर सिस्टम बना हुआ है। ठीक, अब दूसरा चीज ये कि वो जो हमारा सन है, सूर्य है, बीच में चमकीला दिख रहा है, उसकी टेम्परेचर हाई रहती है हमेशा। टेम्परेचर हाई क्यों रहती है, देख लीजिए, ये जो सोलर सिस्टम है हमारा, ये हाई क्यों रहती है टेम्परेचर? क्यों? क्योंकि उसमें लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन भी चल रहा है। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही उसमें सेंट्रल पार्ट पर ये ग्रेविटेशनल एनर्जी हीट एनर्जी के रूप में बदली, तो टेम्परेचर तो बढ़ गया उसका। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलिए यहां पर मैं क्या लिख दूं, यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, टेम्परेचर बढ़ गया। ये अब यहां पर लिख रहा आगे, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर कौन सा रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट। थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट। अब थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब जानते हो क्या होता है, कि दो एटम का आपस में मिलना भी और टूटना भी, न्यूक्लियर फ्यूजन भी और न्यूक्लियर फिजन भी। ठीक, चलिए, तो थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब हो गया न्यूक्लियर फ्यूजन प्लस न्यूक्लियर फिजन। जब दोनों प्रोसेस होती है और दोनों से एनर्जी निकलते हैं, जब दोनों से एनर्जी निकलते हैं, वो एनर्जी रेडिएशन के रूप में निकलती है, तो सोलर रेडिएशन बनता है, सूर्य की किरणें बनना शुरू हो जाती हैं, फिर सोलर रेडिएशन एमिटिंग। ओके, चलिए इसमें लिख देते हैं सोलर रेडिएशन एमिटिंग। ठीक, सूर्य की किरणें वहां से निकलना शुरू हो जाती है। ये हो गया। तो देख लीजिए, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन से एनर्जी कैसे बनती है, देखिए, तो ये पहला वाला देखिए, आप देख पा रहे होंगे, न्यूक्लियर फिजन है। न्यूक्लियर फिजन से थोड़ा सा कम एनर्जी निकलता है। जब दो या दो से अधिक एटम आपस में जुड़ते हैं, पहला वाला फ्यूजन दिख रहा है, ठीक है,
अगला वाला फ्यूजन है। पहला फिजन। फिजन की अगर मैं बात करूं कि जब कोई एटम टूटता है तो भी एनर्जी निकलता है, ये तो वहां पर कम एनर्जी निकलता है टूटने पर। लेकिन जब दो एटम जुड़ते हैं आपस में, जैसे मैं बोलूं ये एटम A1 और अगला एटम 2, जब जुड़ गए, मान लीजिए ये एटम बन गया ए, एटम ए बन गया। जब एटम ए बना, इसी बीच में एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई, एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई, यहां से भी रिलीज हुआ, ये देखिए ये। जबकि एक कोई एटम टूटता है, स्प्लिट होता है, फटता है, जैसे ये एक एटम था, ये दो एटम में टूट गया तो वहां से भी एनर्जी निकली लेकिन कम। लेकिन जब दो एटम आपस में जुड़ गया और एक एटम बन गया तो वहां से एनर्जी ज्यादा निकली। ठीक, इसका मतलब फ्यूजन में, फ्यूजन मतलब जुड़ना, जुड़ने पर एनर्जी ज्यादा निकलते हैं। फ्यूजन मतलब खंडन होना, विखंडन होना, टूटने पर एनर्जी कम निकलती है। यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों प्रोसेस उस प्रिमिटिव सन में शुरू हुआ, जिसकी वजह से रेडिएशन फेंकना शुरू कर दिया। ठीक, इस प्रकार से वहां से सूर्य की किरणें बनना शुरू हो गई। तो इस प्रकार से पूरा सोलर सिस्टम के बनने की कहानी था। जितना भी ग्रह निकले हैं यहां से, इतना रखना, जितना भी ग्रह बन रहे हैं अभी, वो सारे के सारे ग्रह हमेशा सूर्य के दिशा में ही घूमेंगे, एक ग्रह को छोड़ के। मैं बताऊंगा अगले क्लास में उसको। देखो सूर्य कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ये। मैं इसको कर दे रहा हूं, ये ऐसा, ऐसा, ये ऐसा। तो सारे ग्रह तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे ही, सारे ग्रह, पूरे 8 के 8 ग्रह। मैं यहाँ पर वो 9वां नंबर को शामिल नहीं कर रहा हूं, आखिरी वाला ना। सभी के सभी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होंगे। लेकिन क्या है कि वो अपने एक्सिस पर भी घूमते हैं ना, वो अपने एक्सिस पर भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, एक को छोड़ के। वो कौन सा है, तो इसके रहस्य को जानने के लिए आपको अगले क्लास में जुड़ना पड़ेगा। वहां पर पूरा मैं ब्रह्मांड से जुड़ी बहुत सारी विचित्र घटनाओं के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सोलर सिस्टम का निर्माण हो गया। देख लीजिए आप, सोलर सिस्टम बनने के बाद आप ये देखिए, तो ये जब सन घूम रहा था सब तरफ, सूर्य घूम रहा था, ये एंटी क्लॉक, ये बीच में ये सन था, मान लीजिए ये प्रिमिटिव सन था। ये प्रिमिटिव सन देखिए तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ये ऐसे घूम रहा है, देखिए ये ऐसे। इसका मतलब ये इस तरीके से इसका घूर्णन चल रहा है, घूम रहा है ऐसे, वैसे घूम रहा है। तो यहां से कुछ कॉस्मिक डस्ट फेंकाते हैं, ऐसे करके फेंकाते हैं, और यहां पर ये अलग अलग अपना अपना मास ले लेते हैं और एक एक गोला बना लेते हैं। इसमें से इसी कड़ी में पृथ्वी भी बना हुआ है। तो पृथ्वी कहां से बना बोलने पर, जब सूर्य चक्कर काट रही थी, उस चक्कर में से कुछ कॉस्मिक डस्ट आपस में मिलके फेंकाए होंगे, और उस समय क्या बना होगा, अर्थ बना होगा, पृथ्वी बना होगा। ठीक, तो पृथ्वी कैसे बना बोलने पर, सूर्य से बना हुआ है। देखिए, ये देखिए, ये सूर्य दिख रहा है हमको, चलिए भाई, देख पा रहे हैं सूर्य आप, ये सूर्य इस प्रकार से घूम रहा होगा, देखो ऐसे घूम रहा है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखो ये समझ में आया कि नहीं। ये देखिए, देखते रहो, सूर्य घूम रहा है ना, बस ऐसे। तो जब ऐसे सूर्य घूम रहा था, इसी बीच में से इसके घूमते घूमते समय पर यहां से, मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, ये सूर्य ऐसे घूम रहा है, ये से जब ऐसे घूम रहा था, यहीं से कुछ कॉस्मिक डस्ट आपस में फेंकाए थे और ये अर्थ का निर्माण हुआ था। तो सन किस दिशा में घूम रहा है, देखिए तो सन रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज, जिसको आप एंटी क्लॉकवाइज बोलते हो, घर की विपरीत दिशा में ऐसे घूम रहा है। तो जब ये सूर्य के घूमते घूमते ये फिकाया था, ये एक टुकड़ा बड़ा सा, वो जो आगे जाकर पृथ्वी बनाएगा, ये भी इसी प्रकार से घूमेगा। देखो, देखो तो ये भी ऐसे ही घूमेगा, देखो
ये, ठीक है ना। तो ये भी ऐसे ही घूमेगा, ऐसे। कैसे घूमेगा बोलने पर? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, ऐसे। चलिए, तो अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, वो खुद के एक्सिस पर कैसे घूम रहा है बोलने पर? काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? काउंटर या एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा क्या है? वो घूम रहा है, ठीक है, वो उसके साथ साथ अब क्या करता है, अब यहां से चक्कर काटना भी शुरू करेगा ऐसे। ये घूम तो रहा है ऐसे करके। अब जब भी देखो, हमेशा एक तरफ नॉर्थ पोल होगा उसका, एनपी मतलब नॉर्थ पोल, एसपी मतलब साउथ पोल, ये समझ लीजिए। नॉर्थ पोल से देखोगे तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, जबकि साउथ पोल से नीचे से देखोगे झांके ना ऊपर तरफ, तो आपको क्लॉकवाइज दिखेगा, उल्टा लगेगा ना आपको। ऊपर से देखोगे, यहां से देखोगे आपको, तो एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। नीचे से देखोगे आप, इधर से देखोगे तो क्लॉकवाइज लगेगा आपको। अब कभी ऐसे किसी को घुमा के देखे ना गेंद को, ठीक है। तो ये खुद के एक्सिस में तो कैसे घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखो ऐसे। इसके साथ साथ अब ये किसका चक्कर काटता है? सूर्य का चक्कर काटता है। ये देखिए, ये सूर्य का चक्कर काटेगा पूरा, और ये ऐसे, ये सूर्य का चक्कर भी ऐसे काट रहा है, तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो लिख देते हैं, चलिए, बट रुको, चलिए, बट रोटेट अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट, वो अपने अक्ष पर, अपने अपने कक्ष पर सूर्य के चारों तरफ जब घूमती है, तो भी कैसे चलता है इनका घूमना? काउंटर क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर या एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, ठीक है। तो ये सूर्य और पृथ्वी का रिलेशन हो गया। देखिए भाई, अब बताइए, ठीक है, ये घुमा वाला काम चल रहा है, जो सूर्य प्रकाश यहाँ पर पड़ेगा, पृथ्वी के जिस साइड पे पड़ेगा, वो साइड उजाला दिखेगा, क्योंकि सूर्य प्रकाश लगातार पड़ रहा है, उस साइड उजाला दिखेगा। तो पृथ्वी के इस साइड पर जो भी देश होंगे, जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे, उनको दिन महसूस होगा। क्या महसूस होगा? इस साइड जो सूर्य प्रकाश के पड़ने की साइड तरफ है, उधर डे दिखेगा, तो अपोजिट साइड पे अंधेरा लगेगा, नाइट। तो पृथ्वी का आधा हिस्सा में दिन हो रहा होता है, तो आधे हिस्से में रात। जो सूर्य की तरफ रहता है उधर दिन होता है, जो सूर्य के अपोजिट दिशा में रहता है उधर अंधेरा रहता है, नाइट रहता है। इसलिए अमेरिका में, यदि इंडिया में दिन हो रहा है, तो अमेरिका में रात हो रहा होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब सूर्य से पृथ्वी बना कैसे? सूर्य से पृथ्वी कैसे बना, इसको जानने के लिए हमको थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा। ये देखिए भाई, ये हमारे पास सूर्य है, सन, सन में रोटेट चल रहा है। कौन सा रोटेशन? एंटी क्लॉकवाइज, यहां से चल रहा था, चल समझिए आप, ये ऐसे चल रहा था, ये ठीक, उधर से ये सूर्य घूम रहे थे ऐसे। मतलब वहीं से कुछ कॉस्मिक डस्ट आपस में गोला बना के फेंकाए होंगे किनारे में। जब फेंकाए होंगे तो देख लीजिए, इसमें से मान लीजिए ये फेंकाया था सबसे पहली बार, ठीक। तो जो ये फेंकाया, इसको मैंने बोला सबसे पहले प्रोटो अर्थ। क्या बोला इसको मैं? प्रोटो अर्थ।
प्रारंभिक पृथ्वी। बताइए, सूर्य से फेंका है अभी, और सूर्य दहकता हुआ गोला है। क्यों? क्योंकि लगातार उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है। अभी बात किया था हमने, देखो तो, ये देखो, मैं जरूर बोला था आपको कि जो नेबुला था वो कोल्ड था, सिंगल नेबुला कोल्ड था, ठंडा था। लेकिन वहां से जब पृथ्वी बना, पृथ्वी में तो हाई टेम्परेचर है ना जी, ये हाई टेम्परेचर। क्यों हाई टेम्परेचर हुआ? क्यों? क्योंकि उसके अंदर की जो ग्रेविटेशनल एनर्जी थी वो हीट एनर्जी में बदल गई, इसे टेम्परेचर बढ़ गया। देखो ये, और जब टेम्परेचर बढ़ गया तो न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, जिसकी वजह से सोलर रेडिएशन हुआ, सूर्य की किरणें बनी। तो अब चूंकि यहां पर हाई टेम्परेचर था, इसलिए प्रोटो अर्थ भी कैसे होगा, अभी भी बना है, उस दहकते हुए गोले से बना है, तो ये भी तो हॉट होगा ना बहुत। तो हमारा सूर्य का पृथ्वी कैसा था? बहुत ही हॉट था। धीरे धीरे समय कट रहा था, चलिए, समय कट रहा था। अचानक फिर क्या हुआ, हमारे इस प्रोटो अर्थ पर यहां से एक प्लेनेट और फेंकाया था। ये हमारा अर्थ एक प्लेनेट था ना, प्लेनेट था। इसी सूर्य के घूमने से कुछ कॉस्मिक डस्ट आपस में इकट्ठा होंगे, एक छोटा सा गोला बनाए होंगे, जिसका नाम था थिया। वो भी फेंकाया था, वो बाद में फेंकाया। देखो ये थिया, ये भी एक प्रकार का प्लेनेट है ये। और ये फेंकाया ऐसे कि जाके जो पहले से फेंकाया हुआ था, अलग हुआ था पृथ्वी, प्रोटो अर्थ, उससे टकरा गया। ये देखो टकरा गया, धंस गया उसमें, देखो मिक्स हो गया उसके साथ। जैसे ही टकराया, टकराने की वजह से बहुत सारे धूल उड़ गया होगा, यहां से धुर्रा धुर्रा हो गया पूरा, तो कॉस्मिक पूरा डस्ट बन गया होगा। यहां पर भी डस्ट बन गया होगा, ठीक, ये डस्ट बन गया होगा सब तरफ। और ये जब टकराया था, तो अब ये अर्थ में आपकी मूवमेंट आ गया होगा। अब ये जो मूवमेंट था वो एंटी क्लॉकवाइज था। टकराने की वजह से इस प्रोटो अर्थ में, ये जो प्रोटो अर्थ था पहले से, प्रोटो अर्थ था, उसमें एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया होगा। ये देखो, अब ये ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा, ठीक ऐसे। क्योंकि टकराने की वजह से धुरला हो गया था, बोल रहा हूं, पर धूल उड़ गए थे सब तरफ। तो देखिए वो डस्ट ये है, देखिए, इसको डेब्रीज रिंग के नाम से जानते हैं इसको हम, डेब्रीज रिंग। एक रिंग की भांति चारों तरफ घूमने लगेंगे। ये अर्थ के चारों तरफ बन गया ना, अराउंड अर्थ। अब ऐसे लगेगा कि पूरा एक गर्म धकता हुआ एक बॉल या गेंद पूरा ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो हॉट स्पैनिंग हॉट स्पिनिंग बॉल की तरह ये दिखाई देता है, एक बहुत ही गर्म गेंद जो कि वो अपने ही एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज तरीके से घूम रहा है, ऐसे देखो। ये जो डेब्रिस हैं, डेब्रिस यानी कि जो कचड़े घूम रहे हैं चारों तरफ, ये सारे कचड़े आप इकट्ठा हो गए होंगे एक जगह पे। यहां पर ये रिंग चल रहा है, ये रोटेट काउंटर या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। और जितने डेब्रिस घूम रहे हैं चारों तरफ, ये मिल करके, सारे कचड़े मिल करके एक छोटा सा गोला बनाए होंगे, ये देखो। और ये छोटा सा गोला बना होगा, उस छोटे से गोले को कहते हो आप मून। क्या कहते हो? मून, यानी कि चंद्रमा, ठीक। तो ये सब मिल गए होंगे एक साथ, यहां लिखते रहे, चलिए। डेब्रीज कोलिसिस,
सारे डेबरी सारे कचरे इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद यही जाके यही डेबरीज क्या कहलाया? मून। और जो बीच में अभी भी रोटेट हो रहा था वो क्या कहलाएगा? अर्थ। देखिए भाई, तो ये अर्थ की अपनी रोटेशन चल रही है लगातार, ठीक। ये अर्थ है, ये अर्थ, ये मून। मून भी अपना रोटेशन कर रहा होता है, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। कैसे बोल रहा हूं मैं? एंटी क्लॉकवाइज। ये भी घूम रहा होता है ऐसे, कि घूमने से ही तो बना है ये भी घूम रहा होता है। देखो तो मैं जूम कर दे रहा हूं, देखो अर्थ भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, अब मून भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये मून एंड अर्थ rotates on its own axis in anti-clockwise। एंटी या बोलूं काउंटर, जो बोलूं एक ही है, काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक। अर्थ अपने एक्सिस पर घूम रहा है काउंटर क्लॉकवाइज, मून अपने एक्सिस पर घूम रहा है, और मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटेगा। अब देख लीजिए, ये मून अर्थ का चारों तरफ का चक्कर काटेगा वैसे। रुकिए थोड़ा सा, ऐसे देखो, ये अब बीच में अर्थ है, ये अर्थ है, यहां पर मून है, चंद्रमा है। तो हमारा अर्थ एक प्लेनेट है, एक ग्रह है। तो मून क्या है? मून एक सैटेलाइट है, उपग्रह है। तो अर्थ किसका ग्रह है? सूर्य का ग्रह है। सूर्य से फेंका हुआ टुकड़ा था ना, तो अर्थ सूर्य का ग्रह है, और मून जो है पृथ्वी से फेंकाया हुआ एक छोटा सा टुकड़ा है, वो उपग्रह है, यानी कि सैटेलाइट है। यानी कि मैं ये कहूं कि चंद्रमा यानी कि मून पृथ्वी के चक्कर काट रही होती है, और पृथ्वी सूर्य का चक्कर काट रहा होता है, ठीक। और ये आज के समय का फुल्ली फॉर्म मून एंड अर्थ, प्रेजेंट डे फुल्ली फॉर्म्ड मून एंड अर्थ, ये बन गया आखिर में। तो इस प्रकार से अर्थ मतलब पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण हुआ है। समझ में आया कहानी? हाँ है ना, यहाँ पर सारे कचड़े आके इकट्ठा हो गए, देखो तो ये डेब्रिस बना लिया। पृथ्वी का अपना चक्कर चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल ही रहा है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आती है यस करके जरूर भेजिए। ठीक, चलिए कमेंट पढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहां से है, देखो तो द नेबुला वाज ए कोल्ड। नेबुला सबसे पहले कैसा था? देखो कोल्ड था, बहुत ठंडा था ऊपर में, देखो ये वाला कहानी। एंड स्पाइनिंग क्लाउडी मास ऑफ कॉस्मिक डस्ट एंड गैसेस, और ये कॉस्मिक डस्ट गैस की वजह से घूम रहा था। ये कॉस्मिक डस्ट गैस था यहाँ पर, इसकी वजह से घूम रहा था यहाँ पर। ये कॉस्मिक डस्ट प्लस गैसेस था यहाँ पर, ठीक, और घूम रहा था। चलिए अगला देखिए, द सेंट्रल मास ऑफ नेबुला कंडेंस टू फॉर्म प्रिमिटिव सन।
इसमें सेंट्रल वाले जो जितना भी कचरे घूम रहे थे सब इकट्ठा हुए और उन्होंने प्रिमिटिव सन का निर्माण किया। यहां पर बीच में मैं एक बार सेव कर रहा हूँ, रखिए ना, बार बार मिटाना नहीं पड़ेगा फिर। चलिए आगे देखिए अगला कमेंट। एज इट कंडेंस द सन बिकम हॉटर एंड ब्राइटर। जैसे ही ये कंडेंस हो गया, सन कैसा हो गया, हॉट भी हो गया और ब्राइटर हो गया, मतलब गर्म हो गया और चमकीला हो गया। ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटेशनल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, बोल चुका हूं मैं, क्योंकि अंदर यहां पर ग्रेविटेशनल एनर्जी हीट में बदल गया, इसलिए ऐसे हो गया। हाई टेम्परेचर इनिशिएट थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन इन द सन व्हिच देन स्टार्टेड एमिटिंग सोलर रेडिएशन। मैं बोला कि अब क्या होगा, जब ग्रेविटेशनल एनर्जी हीट एनर्जी में बदल गया, टेम्परेचर बढ़ गई तो क्या हुआ, फिर थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो गया, अब सोलर रेडिएशन बनना शुरू हो गया। अगला देखिए। Because of the rotation movement of nebula, a ring of cloud got separated, spinning around the central mass and condensed into planet including our earth। अब क्या बोल रहा है कि अब ये नेबुला धीरे धीरे जो घूमते गया ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमते गया, तो वहां पर बीच में तो सेंटर पे तो क्या बोलना चाहिए, कंडेंस हो गया। अब छोटे छोटे गोले भी जो थोड़ा बाहर की तरफ थे, बाहर रिंग की तरफ थे, वो फेंकाते गए, अलग होते गए। जो सेंटर की तरफ थे तो सेंटर में इकट्ठा हो गए जाके। देखो यहां पर समझिए आप, जो आसपास के जितने भी डस्ट थे, कॉस्मिक मटेरियल थे, सब सेंटर पे इकट्ठा हो गए, लेकिन जो थोड़े दूर में थे वो दूर फेंकाते गए, गोले गोले बन के, वो सब ग्रह बनाएंगे जो दूर फेंकाएंगे। ठीक, तो बोल रहे बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ नेबुला ए रिंग ऑफ क्लाउड गॉट सेपरेटेड। अब अलग अलग रिंग सेपरेट होते गए, इसलिए तो 9 ग्रह जो बने उस समय, 9 के 9 ग्रह के अलग अलग रिंग मिले आपको, स्पेनिंग अराउंड द सेंट्रल मास एंड कंडेंस इनटू प्लेनेट इंक्लूडिंग आवर अर्थ। 9 के 9 पूरा जो ग्रह बने, वो 9 ग्रह में से हमारा पृथ्वी भी एक ग्रह था उस समय। सबकी अपनी अपनी वजन था, सबका अपना अपना एक एरिया था, ऑर्बिट था, कक्षक था, कहां से घूमना था उनको, तो उसके हिसाब से उनका रिंग बना। देख लो, ये सबसे पास में बुध घूम रहा होगा, देखिए ये मरकरी, फिर शुक्र घूम रहा होगा, देखिए ये वेनस, फिर पृथ्वी घूम रहा है, देखिए ये, फिर मंगल घूम रहा है। सबका अपना अपना रिंग बनाओ, और सब कहां से अलग हुए, सूर्य से अलग हुए, याद रखना है ना। चलिए आगे देखिए। एज द अर्थ वॉज फॉर्म्ड बाई द कंडेंसेशन ऑफ नेबुलर मास, इट्स टेम्परेचर इंक्रीज ड्यू टू इंटरनल प्रेशर, ग्रेविटेशन एंड इफेक्ट ऑफ सोलर हीटिंग। क्या बोल रहे, जैसे पृथ्वी सबसे पहली बार बना, वो बहुत गर्म था वो पृथ्वी। कैसे, इंटरनल प्रेशर की वजह से, अभी तो बना था, अलग हुआ था सूर्य से, ग्रेविटेशन से उसकी एनर्जी थी अपनी, सूर्य से अलग हुआ था, इफेक्ट ऑफ सोलर हीटिंग से, सूर्य के प्रकाश पे पड़ रही थी शुरू में, इसकी वजह से पूरा गर्म था। ये देखिए, सूर्य से अलग होने के बाद बहुत गर्म था, इसलिए बहुत हॉट था। ठीक है, चलिए अब पृथ्वी बन गया। बाकी बाकी 8 ग्रह की बात हम क्यों नहीं करेंगे, केवल पृथ्वी की बात क्यों करेंगे, क्योंकि हमको पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति पढ़ना था, इसलिए बाकी जो बच गए ग्रह उनकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मैं पहले बोल चुका हूं, प्लूटो को हमने हटा दिया, इसको छोड़ के 8 ग्रह हैं, 8 में से पृथ्वी की बात करेंगे, बाकी की बात नहीं करेंगे। देखिए, हाँ, therefore initially the earth was fiery spinning ball and hot gases and vapor of various एलिमेंट। शुरू में जो पृथ्वी बना था बहुत गर्म था, गर्म गोला, धकता हुआ गोला था, घूमता हुआ गोला था। ठीक है, बहुत सारे प्रकार के एलिमेंट थे उसमें। क्या बोल रहा है आगे, ग्रेजुअली थ्रू हंड्रेड्स मिलियन ईयर द गैसेस कंडेंस इनटू मोल्टन कोर एंड डिफरेंट एलिमेंट गॉट स्ट्रेटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी। अब क्या बोल रहे हैं कि आज से हजारों मिलियन साल पहले ये जो पृथ्वी अलग हुआ, ये जो पृथ्वी अलग हुआ, इस पृथ्वी में अलग अलग एलिमेंट के या गैसेस के अलग अलग मोलिकुलर वेट के आधार पर ये स्ट्रेटिफाइड होते गए, जमा होते गए, परत परत बनते गए।
इसलिए आज देखोगे आज की पृथ्वी में अलग अलग लेयर, आपको 3-4 लेयर देखने को मिलेंगी। वो 3-4 लेयर क्या है देख लीजिए आप एक एक करके। ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी था, पृथ्वी का इतने एरिया को कट करके मैं हटा दिया हूँ, हटा दिया तो मुझे उसका पूरा लेयर दिख रहा है। कितना लेयर है देख लीजिए। तो पृथ्वी जब सूर्य से अलग हुआ था उस समय जितने भी हल्के हल्के एलिमेंट हुए होंगे, शुरू में जो हल्के एलिमेंट हुए होंगे, तो उन हल्के एलिमेंट कहां पे रहे होंगे, सबसे ऊपर में, सबसे लाइटर वाले। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे लाइटर वाले एलिमेंट सबसे ऊपर में वो क्या बनाए होंगे, वो एटमोस्फियर बनाए होंगे। ठीक है ना, सबसे ऊपर का क्या बनाए होंगे, वो एटमोस्फियर बनाए होंगे। चलिए भाई देख लेते हैं। ये तो जो भी गैसियस फॉर्म में होंगे, जो लाइटर होंगे, सबसे ऊपर में गैस का एटमोस्फियर बनाए होंगे, वातावरण बनाए होंगे। ये जितना भी गैसेस होंगे यहाँ पर, तो ये गैसेस एटमोस्फेयर बनाए होंगे। वो कैसे होंगे, बहुत ही लाइटेस्ट एलिमेंट होंगे, बहुत ही हल्के वाले होंगे। उस हल्के में क्या क्या हो सकते हैं भाई देख लीजिए। याद रखना, सबसे पहला तो हाइड्रोजन बन चुका था, जब बिग बैंग हुआ था तो हाइड्रोजन बन चुका था, तो वो तो होगा ही। तो हाइड्रोजन, हीलियम भी, उसके बाद ऑक्सीजन भी। ऑक्सीजन में याद रखना, ऑक्सीजन, ये सब एटम की बात कर रहे हैं हम लोग। अगला कार्बन भी, और अगला नाइट्रोजन भी। ये सब गैसेस के फॉर्म में, गैसेस के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में उड़ रहे हैं और गैसियस एटमॉस्फेयर बना रहे हैं। सब हल्के होते हैं, तो हल्के वाले ऊपर में उड़ जाएंगे। उसके बाद पृथ्वी में कौन सा एलिमेंट है जो उस सबसे पहला ऊपरी परत को बनाएगा, सॉलिड वाला परत को। गैसेस एटमॉस्फेयर तो है, सबसे बाहरी परत है वो, लेकिन उसके बाद जो मिट्टी वाला सॉइल वाला परत बनेगा, उसका नाम क्या होगा, उसको बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, क्रस्ट कहते हैं। ये क्रस्ट है। अब क्रस्ट की मोटाई जो होती है लगभग, ये अब यहां से जहां खड़े हो आप, यहां खड़े हो, यहां से 100 किलोमीटर की मोटाई को क्रस्ट कहता हूं मैं, लगभग 100 किलोमीटर की मोटाई को। ठीक, ये कैसा होगा, ये लाइटर एलिमेंट से बने होंगे। लाइटेस्ट तो ऊपर में उड़ गए, सबसे हल्के वाले। ये लाइटर मतलब क्या हो गया, उन सबसे हल्के से थोड़ा सा भारी वाले। ठीक, और इनमें कौन कौन होंगे लाइटर एलिमेंट के रूप में देख लीजिए। यहाँ पर जो होंगे, सिलिकॉन सबसे ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम होंगे। उसके बाद जो थोड़े से मॉडरेट मोलिकुलर वेट वाले होंगे, वो क्या बनाएंगे, मेंटल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेंटल। एक बड़ा सा एरिया देखिए, यहां से लेकर के यहां तक मेंटल होगी, यहां से लेकर के यहां तक, ये क्या कहलाएगा जी, ये मेंटल कहलाएगा। क्योंकि ऊपर का 100 किलोमीटर की मोटाई जो था लगभग, वो क्रस्ट था, तो 100 के बाद 100 से लेकर के 2900 तक, लगभग 3000 किलोमीटर तक मान लीजिए, ये मोटा सा लेयर मॉडरेट एलिमेंट से भरा होता है। मॉडरेट मतलब ना तो बहुत हल्के हैं ना तो बहुत भारी है। तो मॉडरेट एलिमेंट में क्या क्या है देख लीजिए। इनमें होंगे आयरन, मैग्नीशियम, और साथ ही साथ सिलिकेट्स। सिलिकेट्स, ओके, मैं सिलिकेट्स को थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ, ओके ना। ये मैग्नीशियम, सिलिकेट्स, ये सब मिलेंगे कहाँ पे, मेंटल के चौड़े से एरिया में। अब अगला देखिए 2900 में, क्योंकि वो खत्म हुआ, तो 2900 से आगे चलेगा लगभग लगभग 6500 के करीब, याद रखना आप, यहां तक। ये सेंटर पॉइंट हो गया यहां तक। तो ये जो एरिया दिखेगा आपको, ये वाला एरिया, उसको मैं क्या बोलूंगा जी, सॉलिड कोर, कोर वाला एरिया। वो 2900 से लेकर 6378 किलोमीटर की मोटाई है वो। यहाँ पर सबसे हैवी मेटल बीच में डेंस हुए होंगे, बीच में इकट्ठा हो गए होंगे। हैवी मेटल के रूप में क्या क्या आएंगे, कुछ आयरन्स भी आएंगे, आयरन के कुछ अलग अलग फॉर्म होते हैं।
ठीक है ना। आयरन सल्फेट, आयरन फास्फेट जो होंगे ना वो सब ओके, इसको अलग कलर से कर दे रहा हूँ। ये आयरन होंगे और कुछ निकल भी होंगे और भी होंगे ढेर सारे, हमारे पास डाटा इतना है ना। तो ये सब जितने भी हैवी मेटल्स होंगे, हैवी एलिमेंट्स होंगे, सब सेंटर पे होंगे। पृथ्वी के कुछ सेंटर वाले एरिया को अब तक नहीं नापा गया, कुछ एरिया को कि इतना नॉट स्किल्ड है। नॉट स्किल्ड मतलब उसको अब तक नहीं नाप पाए कि वो कितना मोटाई कितना चौड़े वाला, एकदम सेंटर वाले पार्ट को, है ना। तो ये ऐसा वाला पृथ्वी सबसे पहली बार बना। तो जब सूर्य से अलग हुआ, हमारे पृथ्वी का गोला कॉस्मिक डस्ट के मिलने से इकट्ठा हुआ था, और अलग होकर गोला के रूप में जब अलग हुआ, वो अपने ही ऑर्बिट में जब घूमने लगा, तो उस समय परत, अलग अलग एलिमेंट की मोलिकुलर वेट के आधार पर परत बनते गए। सबसे ऊपर में जो एटमॉस्फेयर बनाए वो गैसियस एलिमेंट हुआ करते थे, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन गैसेस। ये ऊपर का एटमॉस्फेयर बनाए हमारा, हमारे चारों तरफ जो दिख रहा है। उसके बाद हम जहाँ खड़े होते हैं वो 100 किलोमीटर की मोटाई वाला एरिया है, उसको लाइटर एलिमेंट ने बनाया, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम जैसे ने। ये 100 किलोमीटर के बाद फिर लगभग लगभग 3000 किलोमीटर तक की मोटाई जो है लगभग, उसको मॉडरेट एलिमेंट की वजह से बना, आयरन, मैग्नीशियम और सिलिकेट। उसके बाद आगे जो बना 3000 से लेकर लगभग लगभग 6500 के करीब मान लीजिए आप, आयरन निकल की वजह से बना है वो। और सबसे लाइटर वाले तो ऊपर में उड़ रहे हैं एटमॉस्फेयर के रूप में, गैसेस एटमॉस्फेयर के रूप में, गैस के रूप में, है ना। तो ये बन गए। तो चलिए थोड़ा कमेंट पढ़ लेते हैं इसका। देखिए, द हैवी एलिमेंट्स लाइक आयरन एंड निकल, सबसे हैवी वाले है ना, सैंक इनटू द सेंटर, कहां जमा हो गया बोल रहा है, कहां सैंक मतलब जमा होना, कहां पे, सेंटर, एंड फॉर्म द सॉलिड कोर, और सबसे बीच में क्या बनाते हैं वो, सॉलिड कोर बनाते हैं, देखो बीच में, ठीक। उसके भी दो भाग होते हैं भाई, एक सॉलिड और लिक्विड होते हैं, हम उतना अंदर गहरे में नहीं पढ़ेंगे इसको, है ना। चलिए, ऑफ द अर्थ बोल रहे हैं। अगला, द लाइटर एलिमेंट सच एज सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम रोज टू द सरफेस एंड सॉलिडिफाइड टू फॉर्म सरफेस एंड क्रस्ट। कौन कौन बोल रहा है, सिलिकॉन जैसे, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम जैसे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम हैं, वो एटम्स कहां पे जमा हुए, सबसे ऊपर में, देख लीजिए, ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम ऊपर में जमा हुए क्रस्ट बनाए। हाँ, लाइटर वाले तो, सबसे हल्के वाले तो हल्के फुल्के वाले गैस बना लिए, है ना। चलिए, अगला कमेंट क्या बोलते, देखिए, द पार्ट ऑफ द अर्थ बिटवीन कोर एंड क्रस्ट, कोर मतलब सबसे बाहर, कोर मतलब सबसे अंदर, क्रस्ट मतलब सबसे बाहर, बीच में क्या हो जाएगा, मेंटल, फाउंड मेंटल, इट इज सॉलिड एंड फॉर्म्ड एन आयरन, मैग्नीशियम एंड सिलिकेट्स। देख लीजिए, ये देखिए भाई, बाहर में क्रस्ट हो गया, अंदर में सॉलिड कोर हो गया, तो बीच में कौन हो गया, मेंटल, ये आयरन, मैग्नीशियम, सिलिकेट से बना हुआ है। अगला देखिए, द लाइटेस्ट वन मतलब बहुत हल्के वाले है, जो जमा नहीं हो पा रहे हैं, उड़ रहे हैं ऊपर में, इधर उधर फ्री फॉर्म में घूम रहे हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सब गैस है, फॉलोड आउट ऑफ द सरफेस, सबसे बाहर में है, सरफेस को फॉलो करते हैं, मतलब ऊपर का जो क्रस्ट होता है उसी के जस्ट ऊपर में रहते हैं ये, एंड फॉर्म द गैसेस एटमोस्फियर व्हिच आउट टू हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज टुडे। ठीक, आज जो हमारा ये गैसियस एटमॉस्फेयर दिख रहा है, उसकी तुलना में पहले का गैसियस एटमॉस्फेयर कुछ अलग हुआ करता था। भाई, आज हमारे गैसियस एटमॉस्फेयर में आप O2 भी देखते हो और O3 भी देखते हो। O3 मतलब ओजोन लेयर, लेकिन वो शुरू में नहीं था, ये शुरू में तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा ना, बिना ऑक्सीजन वाला, तो शुरू में ऑक्सीजन नहीं था। जबकि अभी की स्थिति में आप देखो तो ऑक्सीजन तो है हमारे तरफ, चारों तरफ 20%, 21% लगभग ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है, बाकी बच गया एयर गैसेस है। तो आज मौजूदा हालत में जो हमारा पृथ्वी है, यहाँ पर जो गैसियस एटमॉस्फेयर है और शुरू में जो पृथ्वी बना था वहां का गैसियस एटमॉस्फेयर, दोनों में अंतर था। ठीक है, चलिए देखिए, हमने दो चीजें क्या क्या पढ़ ली, देखिए भाई,
देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी, बिग बैंग थ्योरी पढ़ लिया, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम पढ़ लिया, एंड उसका अर्थ भी पढ़ लिया कैसे बना, अर्थ में जीवन कैसे बनेगा पढ़ेंगे, इसको बायोप्रोसेस कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, है ना, इसका मतलब ये पढ़ेंगे हम, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ में पढ़ेंगे ना। चलिए अगला, तीसरा हमारा आज का पॉइंट क्या है, एटमॉस्फेयर, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, सबसे पहले वातावरण कैसा हुआ करता था, अभी जो दिख रहा है वैसे नहीं था, पहले अलग था। तो अभी हमारा अगला टॉपिक क्या है, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। देखिए ये देखिए, ये हमारा प्रिमिटिव अर्थ मान लीजिए, सबसे पहले का पृथ्वी जब बना था तो प्रिमिटिव अर्थ, प्रिमिटिव अर्थ में एटमॉस्फेयर कैसा था देख लो भाई, एबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन, सबसे पहले तो वही बना था ना, तो हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा थे, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा बना था ये। एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन मतलब ये ऑक्सीजन तो था, एटम था, O2 नहीं था एंड O3 नहीं था, ये नहीं थे, ये नहीं थे, ये था, और ये फ्री ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में किसी से जुड़ा हुआ मिलेगा आपको, जैसे H2O वाटर, ठीक है ना, वहां पर ऑक्सीजन नहीं होगा, लेकिन फ्री ऑक्सीजन नहीं था। एब्सेंस ऑफ ओजोन लेयर, मैं बोला हूं ना अभी कि O3 नहीं था। तो शुरू में एटमॉस्फेयर कैसे था, एनारोबिक, बिना ऑक्सीजन का, O2 नहीं था, इसका मतलब इसलिए मैं इसको क्या बोला, एनारोबिक। तो उस समय के एनर्जी क्या थे, ऐसे कौन सा एनर्जी लेकर के सबसे पहले के ऑर्गेनिज्म बने होंगे, तो सबसे पहला सोलर रेडिएशन, देखिए ऊपर में सूर्य दिख रहा है आपको, यहां से सोलर रेडिएशन आया होगा पृथ्वी पर, ठीक, पहला सोलर रेडिएशन। या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, भाई सूर्य प्रकाश से भी आता है, वहीं से तो आता है, सूर्य प्रकाश में अलग अलग प्रकार के रेडिएशन होते हैं, है ना, विबग्योर पढ़े होंगे, बैजानी हैप्पी नाला पढ़े होंगे, रेड, इंफ्रारेड, फार रेड, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सब पढ़े होंगे, कॉस्मिक रे सब वहीं से आता है, एक्स रे, गामा रे सब सनलाइट से आते हैं, ठीक है, ये एनर्जी था। अगला इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, भाई बिजली कड़कती है एटमोस्फियर में, देखो ये बिजली कड़क रही है, देखो ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज था, ये था। अगला वोल्केनिक इरप्शन, भाई बीच में ज्वालामुखी फटी थी, ये वोल्केनिक एक्टिविटी हुआ था, वोल्केनिक एक्टिविटी हुआ था। अगला आयनाइजिंग रेडिएशन, कॉस्मिक रेज एंड एक्स रेज। आयनाइजिंग रेडिएशन मतलब वे रेडिएशन, खतरनाक रेडिएशन जो किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकने की ताकत रखता है, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दोगे तो वो एटम आयनाइज हो जाएगा, समझ में आया ना, उसको बोलते हो आयनाइजिंग रेडिएशन, जैसे कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, ये सब भी कहां से आए थे, सन से आए थे, सूर्य से आए थे। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ये भी सूर्य से आया था, और क्या आए थे इधर, कॉस्मिक रेस एंड एक्स रेस, ये आए थे। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को मैं नीचे लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ये तो इतना हमारे क्या थे, प्रिमिटिव अर्थ के समय की एटमॉस्फेयर और एनर्जी थी, ठीक है। चलिए आज हमने जितना पढ़ा उसके ऊपर ये क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रैक्टिस सेशन में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, पांचों क्वेश्चन को अपने हिसाब से बनाइएगा आप, और कल जब मैं क्लास लूंगा तो उसमें मैच कराइएगा, ठीक है। इसके शॉट मार लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं अपना उत्तर यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स पे दीजिए, और अगले लेक्चर में अपने उत्तर को मैच कराइए, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, ठीक है। तो क्लास के अंत तक बने रहने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।